वायरस में मल्टीप्लिकेशन में हमने दो तरह के लाइफ साइकिल पढ़े हैं। एक होता है लाइसिस, एक लाइटिक साइकिल, और एक होता है लाइसोजेनिक साइकिल। आज हम लाइसोजेनिक लाइफ साइकिल ऑफ टेम्परेट फेज पढ़ेंगे। लाइटिक जो लाइसोजेनिक लाइफ साइकिल जो होता है वायरस का, उसमें जो बैक्टीरियोफेज जो होता है वो नॉन वेरुलेंट होता है। नॉन वेरुलेंट और टेम्परेट होता है। इसका मतलब है कि जब कि कोई भी वायरस किसी भी बैक्टीरिया पर अटैक करता है तो उसके साथ बैक्टीरिया पे अटैक करने के साथ साथ ही उस वायरस का जीनोम और बैक्टीरिया का जीनोम जो होता है वो इंटीग्रेट हो जाता है, और इसी फॉर्म में बैक्टीरिया का डीएनए और वायरस का डीएनए आगे रेप्लिकेशन करते हैं। तो ऐसे इस प्रकार के जो बैक्टीरियोफेज होते हैं उनको हम नॉन वायरुलेंट कहते हैं। नॉन वायरुलेंट है, ये अनुग्र प्रकार के हैं। अनुग्र मीन्स वो उस जो वायरस ने जिस बैक्टीरिया पर अटैक किया है वो वायरस उस बैक्टीरिया को खत्म नहीं करता, उसका लाइसिस नहीं करता, लेकिन उसके खुद का जीनोम, स्वयं का जीनोम और बैक्टीरिया का जीनोम के साथ ही वो आगे उस बैक्टीरिया सेल को जीवित रखता है। ऐसा जो बैक्टीरियोफेज है वो टेम्परेट और नॉन वायरुलेंट बैक्टीरियोफेज कहलाता है। इस अवस्था के अंदर बैक्टीरिया, जब वायरस ने बैक्टीरिया पर अटैक कर दिया तो वो उस बैक्टीरिया के अंदर संयत अवस्था में रहेगा, उस बैक्टीरिया को उस बैक्टीरिया सेल को खत्म नहीं करेगा। तो इस प्रकार का जो जीवन चक्र जो होता है वो लाइसोजेनिक कहलाता है। लाइसोजेनिक, और इस प्रकार के बैक्टीरियोफेज को लाइसोजेनिक बैक्टीरियोफेज कहते हैं। तो आज हम लाइसोजेनिक लाइफ साइकिल ऑफ टेम्परेट फेज पढ़ेंगे, जिसकी डिस्कवरी की थी एंड्रे लॉफ ने। एंड्रे लॉफ ने 1953 में की थी। कुछ बैक्टीरियोफेज जो होते हैं उनमें ये एक प्रकार का वैकल्पिक लाइफ साइकिल होता है। वैकल्पिक लाइफ साइकिल है कि मीन्स अगर लाइसोजेनिक नहीं है तो लाइटिक साइकिल नहीं है तो लाइसोजेनिक साइकिल होगा। इसी तरीके से इस्चेरियो कोलाई जो एक बैक्टीरिया है उसके अंदर लैम्डा वायरस, लैम्डा फेज जो होता है वो दोनों प्रकार से चलन कर सकता है। उसमें मल्टीप्लिकेशन की क्रिया जो होती है लैम्डा वायरस इस्चेरियो कोलाई में, ई कोलाई के अंदर लाइटिक फॉर्म में भी और लाइसोजेनिक फॉर्म में, दोनों में ही अपना नंबर बढ़ा सकता है, ये जनन की क्रिया कर सकता है। इसमें जो लैम्डा वायरस है वो किस तरीके का है, उसमें लैम्डा वायरस का एक जो वायरॉन जो कण है उस वायरॉन कण में पॉलीहाइड्रल कैप्सिड के अंदर तो है डबल स्टैंडर्ड डीएनए है प्लस उसकी टेल होती है। तो मतलब एक लैम्डा वायरस का एक वायरॉन कण जो है उनमें एक डबल स्टैंडर्ड डीएनए प्लस पॉलीहाइड्रेट कैप्सिड प्लस टेल होती है। जब लैम्डा वायरस का बैक्टीरिया में इन्फेक्शन हो गया तो अब ऐसी अवस्था में ये क्या होता है, यहाँ पर वो उस लैम्डा वायरस जो है वो उस बैक्टीरिया का लाइसिस नहीं करता, क्योंकि ये नॉन वायरुलेंट है, लाइसिस नहीं करेगा और नए कण भी नहीं बनाता, यानी ये इसके अंदर ना इसको नुकसान पहुंचाता है ना फायदा पहुंचाता है, दोनों उसके अंदर ही रहते हैं। तो इस प्रकार का वायरस और बैक्टीरिया के बीच में एक प्रकार का सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है। तब तक क्रिया बैक्टीरिया में लाइसिस की क्रिया नहीं हो रही है, तो दोनों एक दूसरे के साथ सिम्बायोटिक फॉर्म में रह रहे हैं, सहजीवी संबंध होता है। लेकिन जब सहजीवी संबंध टूट जाएगा तब इस तरह का जो सहजीवन जो होगा टूट जाएगा, टूटने से वापस लाइसिस हो जाएगा, यानी वायरल कण वापस बनेंगे और उस बैक्टीरिया सेल को वो नष्ट कर देगा। इस तरीके से जो लाइसोजेनिक साइकिल है उसके हमारे पास हम उसके 6 स्टेप्स पढ़ेंगे, और उस 6 स्टेप में पहला स्टेप है अधिशोषण या एड्सॉर्प्शन। अधिशोषण की क्रिया में लाइसिस, जैसे हमने लाइटिक साइकिल ऑफ बैक्टीरियोफेज भी पढ़ा था, उसी तरीके से अधिशोषण की क्रिया में जब वायरस किसी भी बैक्टीरियल सेल के साथ अटैच हो जाता है, यानी बैक्टीरिया की सेल वॉल की सेल सरफेस के साथ ही वायरस भी अपने टेल फाइबर के साथ उसके साथ अटैच हो गया बैक्टीरियल सेल के साथ, तब उस क्रिया को हम एड्सॉर्प्शन कहते हैं। एड्सॉर्प्शन में हम लोग लाइसिक साइकिल में हम पढ़ चुके हैं कि यहाँ पर शुरुआती स्टेज में जब बैक्टीरियल सेल और वायरस किसके साथ, वायरस बैक्टीरियल सेल के साथ अटैच होगा तो उस समय थोड़ा टकराव होता है,
लेकिन जब इन दोनों की सेल सरफेस के बीच में एक म्यूचुअल एफिनिटी हो जाती है, यानी दोनों के मॉलिक्यूल्स है, जैसे सेल जो बैक्टीरियल सेल की सेल सरफेस है उसके मॉलिक्यूल्स का, उसकी रिसेप्टिव जो कोर है उसके मॉलिक्यूल्स और इसके टेल फाइबर्स जो है उनके बीच में, उन दोनों के मॉलिक्यूल्स के बीच में एक प्रकार का कॉन्फ़िगरेशन समाकलन हो गया, दोनों एक दूसरे के साथ मिल गए, तब बैक्टीरियल सेल के साथ वायरस की सेल जुड़ जाती है। इस क्रिया को हम कहेंगे एडसॉर्प्शन। सेकेंड हमारा स्टेप आता है एंट्री ऑफ फेज जीनोम इनटू द सेल। एंट्री ऑफ फेज जीनोम सेल के अकॉर्डिंग जब वायरस जब वायरस बैक्टीरियल सेल के साथ अटैच हो गया, ऐसी स्थिति में वायरस एक एंजाइम सिक्रीट करता है, लाइसोजाइम सिक्रीट करता है, जिसके कारण वायरस जो बैक्टीरिया की जो ये वॉल है उस पर होल हो गया। होल होने से जो जो आपके वायरस है, वायरस के टेल फाइबर, टेल कोर जो होती है वो सिकुड़ जाती है, टेल शीट सिकुड़ जाती है और टेल कोर से होता हुआ उसका जीनोम कहाँ पर आ गया, बैक्टीरियल सेल के अंदर आ जाता है। इस तरीके से बैक्टीरियल सेल के अंदर वायरस का भी जीनोम उसके अंदर उपस्थित हो गया। तो ये आपके हो गया एंट्री ऑफ फेज जीनोम इनटू द सेल। अब एंट्री ऑफ के जब इंजेक्शन हो गया, इंजेक्शन के बाद नेक्स्ट स्टेप आता है सिंथेसिस ऑफ अर्ली प्रोटीन। अब जब वायरस का डीएनए भी बैक्टीरियल सेल के अंदर आ गया तो वायरस का जो जीनोम है, वायरस का जो डीएनए है उसके द्वारा एक प्रोटीन का सिंथेसिस किया जाता है, या वो एक प्रोटीन को कोडेड करता है। उस प्रोटीन को हम कहते हैं रिप्रेसिव प्रोटीन या दमनकारी प्रोटीन। वो दमनकारी प्रोटीन वो एमआरएनए सिंथेसिस के लिए होती है। दमनकारी प्रोटीन जो क्या करेगी, दमनकारी प्रोटीन के कारण अब एमआरएनए का सिंथेसिस जो होता है वो रुक जाता है। एमआरएनए के सिंथेसिस के कारण जब एमआरएनए का सिंथेसिस नहीं होगा तो ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन की क्रिया नहीं हुई, प्रोटीन का सिक्रीशन नहीं हुआ, उसके कारण अब क्या होगा, लाइसिस की क्रिया भी नहीं होगी। यानी दमनकारी प्रोटीन ये निश्चित करती है कि लाइसिस होगा या लाइटिक होगा, लाइसिस होगा या लाइटिक होगा। ऐसी अवस्था में जब दमनकारी प्रोटीन का वो उसके अमाउंट पर डिपेंड करता है कि अगर दमनकारी प्रोटीन या रिप्रेसिव प्रोटीन अधिक मात्रा में बन जाती है, पर्याप्त मात्रा में बनती है, उस अवस्था में एमआरएनए को वो कोडित नहीं करती। जब एमआरएनए कोडित नहीं होगा तो एमआरएनए के कोडित नहीं होने के कारण पूरा का पूरा प्रोटीन सिंथेसिस का प्रोसेस जो होता है वो नहीं होता, और प्रोटीन सिंथेसिस का प्रोसेस, प्रोटीन कोडित नहीं होगा, ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन नहीं हुआ, प्रोटीन नहीं बना तो नए वायरल कण भी नहीं बनेंगे। इस प्रकार लाइसिस की क्रिया नहीं होगी। तो उस क्रिया, इसको हम कहेंगे सिंथेसिस ऑफ अर्ली प्रोटीन। नेक्स्ट स्टेप हमारा आता है इंटीग्रेशन ऑफ वायरल डीएनए। इंटीग्रेशन ऑफ वायरल डीएनए में जब वायरस का डीएनए बैक्टीरियल डीएनए के साथ अंदर आ गया, अब इन दोनों के बीच में वायरस का डीएनए और बैक्टीरिया का डीएनए एक दूसरे के साथ इंटीग्रेट हो जाते हैं। इंटीग्रेट में समाकलित हो जाते हैं। उसके लिए एंजाइम होता है डीएनए इंसर्जन एंजाइम, जो सीक्रेट कौन करेगा, वायरस का डीएनए, जिसको हम कहेंगे इंसर्जन डीएनए एंजाइम। अब होता है जब वायरस का डीएनए और बैक्टीरिया का डीएनए जो है वो दोनों एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं। मिल जाने के लिए भी इश्चेरिया कोलाई के अंदर कि इन दोनों में जो वायरस का डीएनए और बैक्टीरिया का डीएनए पहले दोनों एक दूसरे के साथ दोनों टूट जाएंगे और वो एक पर्टिकुलर जीन पॉइंट के साथ ही जुड़ेंगे। जिन जीनों के साथ जुड़ेंगे तो इश्चेरिया कोलाई के अंदर ग्लैक्टोज और बायोटिन का, ग्लैक्टोज का गैल और बायो के बीच जो होता है वो दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं। वहां पर इस तरह से जो नई रचना का निर्माण होता है, नया जो बनेगा उसको हम कहेंगे प्रोफाज। इसको हम कहेंगे प्रोफाज। और प्रोफाज स्टेज के अंदर जो है आपके इंटीग्रेटेड डीएनए और बैक्टीरिया का, वायरस का भी डीएनए और इस अवस्था में रहता है। नेक्स्ट आता है अटेनमेंट ऑफ लाइसोजिनी। अटेनमेंट ऑफ लाइसोजिनी का मतलब है कि जब रिप्रेसिव प्रोटीन जो अधिक मात्रा में थी तो एमआरएनए बना नहीं था। एमआरएनए बनने के कारण जो था वो लाइसोजेनिक अवस्था में आ गया। तो इस अवस्था में ये जो लाइसोजेनिक जो बैक्टीरियल सेल है जिसमें खुद का भी मतलब प्रोफेज अवस्था में आ गया, प्रोफाज में तो ये बैक्टीरियल सेल इसी फॉर्म में जो होती है वो आगे वृद्धि भी करती है, गुणन करती है और जनन की क्रिया करती है।
जाएगी, यानी बैक्टीरियल सेल से नई बैक्टीरियल सेल भी बनेंगी तो उसका खुद का भी डीएनए उपस्थित होगा उसमें और उसके अंदर वायरस का भी डीएनए उपस्थित होगा। इसी रूप में वो रेप्लिकेशन की भी क्रिया करती जाती है। तो यहाँ पर आपके यहाँ तक तो ये लाइसोजेनी अवस्था में ये आ गई कि बैक्टीरिया सेल नष्ट नहीं हुई, लेकिन बैक्टीरिया अपने डीएनए के साथ साथ अपने जीनोम के साथ साथ वायरस के जीनोम को भी रेप्लिकेट करके नई बैक्टीरियल सेल्स बनने लग जाएंगे। अगला स्टेप जो होता है वो आता है रीगेनिंग ऑफ अटेनमेंट ऑफ लाइसोजेनी हो गया, रीगेनिंग ऑफ लाइटिक साइकिल। अब क्या होता है कि कुछ अवस्था में ऐसा है कि दमनकारी प्रोटीन इनएक्टिव हो गए, रिप्रेसिव हो गए, रिप्रेसिव प्रोटीन जो होता है इनएक्टिव हो गए। ऐसी अवस्था में मान लिया जाए जब अल्ट्रावायलेट रेज दी गई या उस बैक्टीरिया को वायरस को मिल गई उसको रोकने के लिए, तो उससे एक प्रोटीन एंजाइम सीक्रेट होगा। उस प्रोटीन एंजाइम के सीक्रेट होने से वो लेट प्रोटीन बनने लग जाएगी। लेट प्रोटीन बनने से ही लेट प्रोटीन बने यानी रिप्रेसिव प्रोटीन जो था वो कम हो गया, खत्म हो गया। रिप्रेसिव प्रोटीन का काम था लाइसिस को रोकना। अब जैसे ही यहाँ पर लेट प्रोटीन सीक्रेट हुए तो लेट प्रोटीन के कारण वापस नए वायरन कणों का निर्माण होने लग जाएगा और नए वायरन कण के निर्माण होने के साथ साथ ही जैसे नए वायरन कण बनेंगे तो नए वायरन कण बनेंगे यानी उनके वापस उनमें भी प्रोटीन कोड बनने लग जाएगी और उनकी डीएनए का मटेरियल भी बनने लग जाएगा। तो नए वायरन कण बनेंगे और नए वायरन कण से वापस रिप्रेसिव प्रोटीन बनना बंद हो गई, लेट प्रोटीन बनी तो लेट प्रोटीन से वापस क्या होगा उस लाइसिस की स्टेज शुरू हो जाएगी। लाइसिस के कारण अब बहुत सारे बैक्टीरिया सेल जो बैक्टीरिया के अंदर जो इतने सारे जो आपके ये बने वायरन कण बने उन्होंने वापस बैक्टीरिया सेल का लाइसिस करना शुरू कर दिया और लाइसिस करने के कारण वापस नए वायरन कण जो होते हैं बनेंगे और उस लाइसिस के कारण बैक्टीरिया सेल को तोड़ देंगे और बहुत सारे वायरन कण जो होते हैं वो वापस बाहर निकल जाएंगे। तो इस प्रकार से जो आपका लाइसोजेनिक साइकिल जो होता है उसको हम 6 स्टेप्स में पढ़ते हैं। लाइसोजेनी से हुआ है, लेकिन वो तब तक था कि रिप्रेसिव प्रोटीन जो थी तब तक रिप्रेसिव प्रोटीन ने एमआरएनए का सिंथेसिस रोक दिया था, इसलिए लाइसिस नहीं हुआ था, इसलिए लाइसोजेनी हो रहा था। अब वापस रिप्रेसिव प्रोटीन तो खत्म हो गया, लेट प्रोटीन सीक्रेट होने लगे तो लाइसिस स्टार्ट हो गया और बैक्टीरियल सेल को अब उसने नष्ट कर दिया। जो बैक्टीरियल सेल लंबे समय तक प्रोफाज के साथ आगे अपनी नई जनरेशंस बनाई जा रही थी, अब उस लाइसोजेनिक साइकिल के खत्म होते ही लाइटिक स्टार्ट हो गया, बैक्टीरियल सेल नष्ट हो गई और नए वायरन कण बाहर निकल जाएंगे। थैंक यू।